Another topic, acceleration due to gravity. देखो इसके बारे में आपने इससे पहले भी देखा होगा। अर्लियर क्लासेस में हमने देखा होता है कि acceleration due to gravity is represented by small g, सिंबल स्मॉल g से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या, सिंपल, यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो और उसका कुछ सर्टेन मास है तो उसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए। बट जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हमारा फोर्स कौन सा बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और चीज याद रखना कि जब आप अर्थ की बात करते हो तब हम जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रेविटी। अर्थ के केस में वी यूज द टर्म ग्रेविटी। बाकी अगर आप किसी भी प्लैनेट से किसी भी दो अदर देन अर्थ को ले लो, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लो अदर देन द अर्थ, तब हम जनरली यूज करते हैं टर्म ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन केस ऑफ अर्थ जो फोर्स लगाता है अर्थ किसी बॉडी पर उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। सो अगर हमारा फोर्स अब कौन सा हुआ, ग्रेविटी का, सो जो इक्वेशन में हम ए की जगह लिखेंगे वो कौन सा सिंबल लिखेंगे, जी। सो वही से कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है is equal to m into g, right, where your g is the acceleration due to gravity. And how you define g, यहां से देखो g किसके बराबर होगा, f divided by m, correct, it will be f divided by m। अगर मैं m की जगह 1 लिख लूं यानी यूनिट मास ले लूं, तब जाके मैं जी को डिफाइन कर सकता हूं। मैं जी को बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अब जी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया ना, तो मैं कह सकता हूं जी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। लेकिन उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास क्या तब लेना है, यूनिट। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। सिंपल, यहां से हमारी डेफिनेशन क्या निकली, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां तक हमने डेफिनेशन बोल दी कि इट इज द फोर्स, जी एफ के बराबर आ गया कब, जब आपने m1 पे रखा, यानी इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अ यूनिट मास प्लेस्ड, कहां पे, लेकिन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी आपके पास अर्थ है तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो ना, लेकिन जब आप जी की बात करते हो ना, स्मॉल जी की बात, तब हम बोलते हैं कि ये वो फोर्स है जो यूनिट मास पे लगेगा, कब, जब आपने इस यूनिट मास को कहां रखा होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमें। ठीक, उसके बाद भी से कि सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so therefore acceleration due to gravity is also a vector quantity. So the second thing we'll say कि it is a vector quantity. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, सिंपल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये भी इजीली अंडरस्टूड है। अगर आपके पास अर्थ है सो ये किसी बॉडी को खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन कहां की तरफ खींचेगी, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट्स होते हैं वो इसके भी यूनिट्स होंगे, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा यूनिट भी आप लिख सकते हो कैसे, यू नो योर एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास, राइट, सिंपल, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा फोर्स पर यूनिट मास। तो यहां से भी आप दूसरा यूनिट निकाल सकते हो, न्यूटन पर केजी। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी, ध्यान से। ठीक है, क्लियर हो गया इसके यूनिट्स के बारे में भी आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमें पता है दैट इज जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। और अभी हमने कहा फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल का वो इसके भी बराबर होगा, एम जी डिवाइड, सॉरी, दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूं, सो दोनों को इक्वेट करने से वी सी कि जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg। यहां से हमें g की इक्वेशन मिल जाएगी, मैथ्स दिखा रहा हूं मैं, m और m क्या हुआ
कैंसिल। सो आपको जो जी की इक्वेशन मिल रही है एम, बस अब भिनल गो, एम हटा दो, एम इसमें से हटा दो, एम एम कैंसिल हो गया। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, पॉइंट जो मास होता है उसकी वजह से सेम होता है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, नाउ व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम दिस इक्वेशन। मैंने कहा ना, एक होता है आप इक्वेशन लिखो, दूसरा होता है उससे कोई चीज सिग्निफाई करो, यानी डिड्यूस कर लो। सो डिड्यूस फ्रॉम दिस इक्वेशन कि आपका जो जी होता है इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे एम मास ऑफ अर्थ है, आर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। यहां देखना, अगर मैं अर्थ है और मैं अब इसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखूं, ठीक है, सो बता सकते हो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी। सिंपल है, जो अर्थ का रेडियस होगा, दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, जो अर्थ का क्या हुआ, रेडियस। तो रेडियस भी हमें पता है अर्थ का कितना होता है, 6400 किलोमीटर्स। आपके पास जी का भी वैल्यू पता है, आपको मास ऑफ द अर्थ का भी वैल्यू पता है, आपको रेडियस ऑफ द अर्थ का भी वैल्यू पता है। यानी जब आप इसको सरफेस पे रखते हो ना, अब हम स्मॉल आर नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, तीनों का वैल्यू पता है। इसको डिवाइड करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी इसको सॉल्व करके जो जी का वैल्यू हमें आता है दैट इज यू नो इट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता कहां से, इस इक्वेशन से। आपको जी का भी वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ का भी वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है। पुट दिस इन द इक्वेशन, खुद भी कर लो, आपको जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो क्या। अब एक अच्छा ज्ञान ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो मैं पॉइंट्स लिखा रहा था, साथ साथ लिखा करो, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमारा जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, size, mass, important है, of the object, but it depends only on mass of earth and its radius। यानी अभी हमने स्मॉल जी की इक्वेशन देखी, वो थी जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको छोड़ दो। एम मास ऑफ द अर्थ, जो मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, एंड आर इज द रेडियस, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस। फिर मैंने कहा, ऊपर जो लिखा मैंने, ऊपर मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है, उसके ना ही शेप पर डिपेंड करता है, ना ही साइज पर डिपेंड करता है, और ना ही मास पर डिपेंड करता है। अब चलो शेप साइज का तो इंसान बोल सकता है, ठीक है, अर्थ के सामने वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना छोटा होगा, सो हाउ डज इट मैटर उसका शेप और साइज क्या हो। बट मास में एक पंगा होता है। अगर तुम लोग, ये एक साइड ज्ञान में, अगर इस किसी को, वैसे कोई ऐसे सवाल पूछता नहीं, बट अगर किसी को ये सवाल है तो जहन में, तो उसका आंसर ये है कि अभी मैंने कहा, शेप साइज को भूल जाओ, अभी मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is independent of mass। ये ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करती, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बट न्यूटन ने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। सो न्यूटन ने कहा कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन लाओगे, सो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, फोर्स पर। यानी जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन। वही मतलब होता है डायरेक्टली।
एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना बड़ा बॉडी होगा उसमें कम एक्सेलरेशन आएगी, जितनी कम मास होगा इसमें बॉडी स्मॉलर होगी उतनी उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन, ये हमने डे टू डे लाइफ में भी देखा है, ठीक है। लेकिन ऊपर अभी हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ये भी तो एक एक्सेलरेशन है, ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। यहां से हम बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इनडायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रही है, और कॉमन सेंस भी यही कह रहा है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर आपके पास कम मास है तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, ज्यादा मास है तो क्या होगी, कम एक्सेलरेशन। तो ये तजाद क्यों, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? देखो, इफ यू विल सी, मेरे पास एक आयरन बॉल है, दिस इज आयरन, और मेरे पास एक फेदर है, दिस इज अ फेदर, राइट। हम क्या करते हैं, हम लैब में जाते हैं और ऐसी कंडीशंस करते हैं कि यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देते, हवा को बाहर निकाल देते इस कमरे में से, फिर दोनों को एक हाइट से छोड़ देते हैं, दोनों को एक हाइट से छोड़ देते हैं। सो फिर हम देखते हैं जल्दी जमीन पर कौन पहुंचेगा, जल्दी जमीन पर कौन पहुंचेगा। कॉमन सेंस क्या कहती है कि आयरन जल्दी पहुंचना चाहिए, फेदर तो टाइम लगाएगा क्योंकि उसका मास कम है, सो आराम से आ जाएगा नीचे। बट लेबोरेटरी में देखा गया, देयर इज अ वीडियो, यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब, ये किया गया ग्रेविटेशन का वीडियो। बट एनीवेज, जो देखा गया है कि आयरन की बॉल और फेदर दोनों सेम टाइम पर नीचे आ जाते हैं। अच्छा भाई, सेम टाइम पर नीचे आने का मतलब होता है दोनों में जो एक्सेलरेशन आ गई ना वो सेम है ड्यू टू ग्रेविटी जी। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे? न्यूटन ने तो कहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड योर एक्सेलरेशन इज इन दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका मास कम था और इसका मास क्या था, ज्यादा था, सो एक्सेलरेशन भी अकॉर्डिंगली वैरी होनी चाहिए थी अगर डिफरेंट मासेस है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, मैं वापस लिख रहा हूं इक्वेशन, इसको आप ध्यान से सुनना। आई होप तुम्हें पहले क्वेश्चन समझ आया। एनीवेज, जिसको नहीं भी सही साइड ज्ञान है तो मैं सिर्फ इतना याद रखना जो मैंने वहां पे लिखवाया था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। बट जिसको आप समझना है कि ऐसा क्यों नहीं होता, वो यहां देखो कि जब मैं बोलता हूं ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, एक चीज हो गई। बट जब मैं स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करता हूं ना, उसमें जो फोर्स होता है ना उसमें एक पंगा है। इस फोर्स में क्या है, एक पंगा है। वो ये है कि ये जो फोर्स होता है ना, ये खुद मास पर डिपेंड करता है। मतलब अगर दो बॉडीज का मास ज्यादा है, ये सब अर्थ की एग्जांपल लेते हैं। अगर अर्थ, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, बॉडी 1 का मास जो है वो ज्यादा है और बॉडी 2 का मास वो कम है, और हम कहते हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ पुल होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसका मास ज्यादा है बॉडी 1 का, सो इस पर जो फोर्स अर्थ का लगेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज GMM डिवाइडेड बाई R²। फोर्स इसके स्मॉल m पर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली बॉडी 2 का मास अगर कम है, सो उस पर जो फोर्स लगेगा ना वो भी क्या होगा, कम। वाई? अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर उसका मास कम है सो इधर से फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। सो हम देखते हैं कि बॉडी 1 का अगर मास ज्यादा था, सपोज बॉडी 1 का मास बढ़ गया बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी ट्वाइस हो गया बॉडी 2 से मास, उस पर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अब ऊपर भी उतना ही है इंक्रीज, नीचे भी उतना ही इंक्रीज है, सो दोनों 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, अगेन F/m, राइट। ये वही बात होगी अगर मैं लिखूं 1/2 और मैं लिखूं 8/4, ठीक है, उल्टा हो गया 4/8। क्या ये दोनों सेम नहीं है? 4 1 4, 4 2 8, 1/2। अगर बॉडी 1 का मास ज्यादा था तो उस पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर ऑफ 2 ज्यादा, यानी जितना फैक्टर न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहा है उतना ही फैक्टर डिनोमिनेटर में, दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रेशियो सेम रह जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक में एक्सेलरेशन 1/2 थी, दूसरी में एक्सेलरेशन 4/8 थी, तो ये दोनों तो सेम हुई ना, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। सो ये बात है कि जो फोर्स इसमें होता है ना एक्सेलरेशन इस वाले में, ग्रेविटेशनल की फोर्स में, उसमें स्मॉल m पे भी वो फोर्स डिपेंड करता है।
अगर फेदर का मास कम है तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा, अगर आयरन बॉल का मास ज्यादा है उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, कीपिंग द एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कीपिंग द एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये ज्ञान समझ आ गया तुम लोगों को। ऐसा क्यों होता है कि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और दूसरा मैथमेटिकली भी हमने अभी देखा, ये g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कहीं नहीं स्मॉल एम है, इस इक्वेशन में कहीं पे स्मॉल एम है नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर डे टू डे लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि टाइम लगाता है, वो एयर की वजह से होता है। सिंपल है, फेदर को एयर का पुश अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा होता है, आयरन को अपवर्ड थ्रस्ट कम होता है, इसीलिए क्या होता है फेदर आराम से गिर रहा होता है। अगर एयर हटा दो पिक्चर में से तो दोनों सेम वेलोसिटी से, दोनों सेम इससे एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएंगे। ठीक, एक और चीज, अगर मैं एयर को अभी भी पिक्चर में को हटा नहीं दूं और मैं अब आपसे कहूं मेरे पास एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम कम है, अभी एयर है पिक्चर में, ठीक है, एयर इज देयर, तो बताओ जल्दी कौन नीचे आएगा? सीधी सी बात है, ये जल्दी नीचे आएगा क्योंकि इस पर जो थ्रस्ट लगेगा एयर का वो कम होगा, इसकी बॉडी का साइज छोटा है। इस पर जो थ्रस्ट एयर का लगेगा वो ज्यादा लगेगा क्योंकि बॉडी का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो ज्यादा है। ठीक है, सो ये चीज भी याद रखो कि वॉल्यूम, अगर एयर को पिक्चर में रख रहे हो तो मास नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा वो टाइम लगाएगा और जिसका कम होगा दैट विल कम आउट अर्लियर देन द दिस वन, सेकेंड वन। ठीक है, ये ज्ञान समझ आ गया तुम लोगों को। तो हमने सिंपल बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम और आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इधर से मिल जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। क्लियर? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या मास पे डिपेंड करता है? नहीं। ये सब आइडियल कंडीशन जब एयर नहीं होगी पिक्चर में, ठीक है, वैक्यूम होगा। क्लियर हो गया? इसके यूनिट्स क्या है, एक तो भैया न्यूटन पर केजी भी है और दूसरा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। अच्छा, कैसे डिफाइन करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ये वो फोर्स है जो यूनिट मास पे लगता है जब आप इसको बॉडी को नियर द सरफेस रखते हो अर्थ के। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ग्रेविटी दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज हो जाएगा। अभी 9.8 था ना, जिसका अप्रोक्सीमेटली 10 मानते हैं, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा? अभी देखो, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अर्थ है, इसके सरफेस पर बॉडी है, सो जो इसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से वो अर्थ का क्या बन गया, रेडियस। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं इसी बॉडी को ऊपर कर दूं थोड़ा, अब तो रेडियस नहीं होगा ना, अब तो कोई और डिस्टेंस होगी, लेट्स सपोज दैट इज स्मॉल आर। सो अगर मेरी इक्वेशन में स्मॉल आर है और अगर मैं आर को चेंज कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को, सो मेरा जी भी तो चेंज हो जाएगा ना। आर और जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो कैसे क्या हो जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वेरिएशन कैसे हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप ये आर चेंज कर। देखो जी और एम तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ अर्थ को नहीं हो जाएगा, जी भी नहीं हो जाएगा, स्मॉल आर चेंज हो सकते हैं। सरफेस पे लाओ तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाएगा, वैल्यू 9.8 निकल जाएगा। ऊपर नीचे कर दो, सो डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। सो दैट विल सी इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। ठीक है।